हेलो स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 4 समतल में गति का 8वां भाग। और इस वीडियो में हम जानेंगे किसी समतल में गति क्या होती है और उसका स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें और बेल आइकन को और कमेंट करके का पार्ट 8 है और इसमें हम लोग देखेंगे किसी समतल में गति। जी हाँ, और इसे हम लोग कहते हैं मोशन इन अ प्लेन। तो सबसे पहले इतना दिन तो हम लोग पढ़े कि मोशन इन अ प्लेन है ना, पार्ट 8 तक पहुंच गए और मोशन इन अ प्लेन क्या है इसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं हुआ था। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि मोशन इन अ प्लेन क्या है ना, या किसी समतल में गति क्या है, कि जब कोई वस्तु किसी समतल में गति करता है तो उस गति को कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे या परिभाषित करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका कि कोई वस्तु जब कोई समतल में गति करता है तो उसे हम लोग द्विविमीय गति कहते हैं। क्यों? क्योंकि समतलीय सतह में लंबाई और चौड़ाई दोनों होता है। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं कि समतल में गति को हम लोग ये भी कह सकते हैं समतलीय गति या द्विविमीय गति। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। तो हमने बताया आपको कि समतलीय या द्विविमीय गति, जिसे हम लोग मोशन इन अ प्लेन और 2 डायमेंशंस है ना। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर कि समतलीय या द्विविमीय गति क्या होता है। तो जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को समतलीय गति कहते हैं या द्विविमीय गति कहते हैं। राइट, तो फिर से ध्यान दीजिए, आप लोग कह रहे हैं यहाँ पर कि जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो बच्चों को इस तरह मतलब ये जो लैंग्वेज है नहीं समझ में आता है कि भाई समतलीय गति में समतल में गति करता है तो समतल होता क्या है। अब समतल तो हमें नहीं पता है। तो फिर वही बात कि जब वस्तु द्विविमीय गति करता है, द्विविमीय मतलब दो विमाओं मतलब लंबाई और जिसमें चौड़ाई हो, है ना, केवल ओनली वन 2 विमा हो। तो सबसे पहले यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं हम लोग कि वृत्तीय गति में, जैसे पहले हो गया वृत्तीय गति और दूसरा हो गया एग्जाम्पल के रूप में वक्र पथ पर साइकिल की गति। तो वृत्तीय गति कुछ इस प्रकार होता है, जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक वृत्तीय पथ है। ठीक, पथ मतलब रास्ता। तो इस पर जब कोई वस्तु गति करेगा, मान लीजिए कि कोई वस्तु या पिंड है हमारा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, है ना। तो ये जो पिंड है ये एक वृत्ताकार भाग में गति कर रहा है। तो इस प्रकार के गति को हम लोग कैसे कहते, किस गति में कहेंगे? तो समतलीय गति में कहेंगे। या फॉर द एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि जैसे कि वक्र पथ पर साइकिल की गति, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा जो है ये एक वक्र पथ है। राइट, और ये साइकिल लेके आप हैं या मान लीजिए कोई भी है, ये क्या कर रहा है कि चल रहा है। ठीक है, इस पर। तो इस प्रकार की गति को भी हम लोग क्या कहते हैं? तो समतल में गति कहते हैं। राइट, या प्रक्षेप्य गति भी आप सुने होंगे नाम। ठीक है, प्रक्षेप्य गति क्या होता है? तो जैसे कि हम लोग तोप जो होता है हमारा, जैसे तोप है ना, ये हमारा तोप है, जब इसमें से बारूद निकलता है या बम के रूप में जाता है तो ये कुछ इस प्रकार गति करते करते जाके और यहाँ पे गिरता है। तो इसमें से जो निकला हुआ बारूद होता है ना, या हम कहते हैं कि मिसाइल जो होता है वो निकल के जब इस तरह गिरता है और इस प्रकार के पथ से होकर जाता है तो ये भी गति जो है द्विविमीय गति कहलाता है। राइट, या हम कह सकते हैं कि इसी को कहते हैं हम लोग प्रक्षेप्य गति। तो उम्मीद है ये आपको समतलीय गति या द्विविमीय गति समझ में आ गया होगा। तो वही यहाँ पे कहा जा रहा है कि जब कोई वस्तु एक समतल में गति करती है तो उसकी इस गति को समतलीय गति, जब कोई वस्तु समतल में गति करेगा तो समतलीय गति कहलाएगा या द्विविमीय गति कहलाएगा। राइट, तो चलिए ये हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग। तो अब देखिए दोस्तों, अब हम लोग जो है स्थिति सदिश तथा विस्थापन के बारे में हम लोग जानेंगे, जिसे हम लोग पोजीशन वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो आप सोच में पड़ गए होंगे कि सर ये तो आप पढ़ा चुके हैं स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश, तो फिर क्यों ऐसा? तो मैं आपको बता दूं
कि वहाँ पर आपको स्थिति सदिश के बारे में डिटेल से बढ़िया से और विस्थापन सदिश के बारे में भी डिटेल से बता रखे हैं, है ना। अगर आप नहीं देखे हैं तो अगर इसका परिभाषा वगैरह देखना है अच्छी तरह से तो आप सर्च करें मोशन इन अ प्लेन पार्ट 2 बाय मौर्य सर और आपको मिल जाएगा, राइट। तो अब देखिए यहाँ पे कि सबसे पहले स्थिति सदिश तथा विस्थापन, इससे क्या तात्पर्य है। तो इसमें मेन जो मेरा टॉपिक है और एम है वो हम लोगों को निकालना है वेग। वेग में भी औसत वेग चाहिए हमें। औसत वेग का हमें व्यंजक प्राप्त करना है, यानी कि एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में उसके घटकों को वियोजित करना है, ठीक। उसी प्रकार तात्कालिक हमारा वेग का व्यंजक कर लेना है, जो कि एक्स अक्षों में उसका घटक होना चाहिए और वाई अक्षों में भी, ठीक। उसी तरह फिर आ जाता है हमारा त्वरण, जिसमें हम लोग देखेंगे कि औसत त्वरण का एक्स एक्सिस में क्या होगा घटक और वाई एक्सिस में घटक में जो रिलेशन बनता है वो हम लोग ज्ञात करेंगे, और फिर उसी प्रकार तात्कालिक त्वरण के भी बारे में। और फिर ये सब कर लेने के बाद हम आपको लास्ट में एक न्यूमेरिकल भी बताएंगे, जिससे ये सारा डाउट जो है जितना भी ये सारा क्लियर हो जाएगा और आप पाएंगे कि नहीं मतलब ये टॉपिक का कहाँ यूज है, राइट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्थिति सदिश और विस्थापन सदिश का क्यों ज़रूरत पड़ रहा है और मैं इस पार्ट में क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। तो ध्यान से देखिएगा। सबसे मैं पहले आपको बता दूं कि विस्थापन बराबर क्या होता है। तो आपको शायद मैं बताया था परिभाषा में, आपको याद हो चाहे ना हो, मैं आपको फिर से एक बार और रिवीजन करा दूं कि विस्थापन बराबर होता है अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। अब आपके पास स्थिति जब रहेगा वस्तु का, कोई भी वस्तु का, कि अंतिम स्थिति क्या है और प्रारंभिक स्थिति क्या है, तब आप जाकर विस्थापन ज्ञात कर पाएंगे, राइट। और विस्थापन ज्ञात कर लेंगे तो विस्थापन ज्ञात करने के पश्चात अब आप बढ़ेंगे वेग की तरफ। तो वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटा में समय अंतराल, है ना। विस्थापन में परिवर्तन यानी कि विस्थापन बटा में विस्थापन और किसी वस्तु के विस्थापन और उसके संगत समय अंतराल के अनुपात को हम लोग वेग कहते हैं या औसत वेग कहते हैं। तो जब औसत वेग निकालेंगे तो विस्थापन का ज़रूरत पड़ जाएगा। उसी प्रकार अगर आप त्वरण पे जाते हैं तो त्वरण क्या होता है, एक्सीलरेशन। तो चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, यानी कि आपका त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल होता है। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा, मैं लिख रहा हूँ नहीं, खाली बस आपको समझा दे रहा हूँ, है ना। चलिए लिख के भी समझा देता हूँ आपको कि आप क्या जानते हैं। अगर मैं बोलूँ कि विस्थापन को मैं अगर यस से सूचित कर लेता हूँ फिलहाल में, क्या डेल्टा आर से सूचित कर लेते हैं हम लोग, तो डेल्टा आर बराबर हो जाएगा आपका R2 माइनस R1, राइट। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ से आ जाएगा ये विस्थापन है, यानी कि हम बोले कि अंतिम स्थिति R2 है और प्रारंभिक स्थिति R1 है, तब आप क्या निकाल पाएंगे, विस्थापन, है ना। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति बराबर होता है विस्थापन। चलिए विस्थापन निकाल लिए, तो अब विस्थापन, अब हमें वेग निकालना है। तो वेग किस पे निर्भर होता है, तो अगर मैं वेग निकालना चाहूँ यानी डेल्टा V का मान, तो ये क्या हो जाएगा, विस्थापन बटा में समय अंतराल, मान लेते समय अंतराल डेल्टा T है, राइट। तो यहाँ से ये निकाल लेंगे। फिर उसके बाद अब अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो डेल्टा A बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर, यानी डेल्टा V अपॉन डेल्टा T। बस सब एक दूसरे पे डिपेंड है ना। आप देख पा रहे हैं कि जो त्वरण है ये वेग पे निर्भर करता है और वेग जो है विस्थापन पर निर्भर करता है, और विस्थापन जो है इसकी अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति पर निर्भर करता है ना। तो सबसे पहले तो हमें विस्थापन सदिश के बारे में भी जानना जरूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं कि मान लेते हैं कि उसका स्थिति, मान लिया कि कोई कण जो है एक्स वाई एक्सिस में गति कर रहा है ना, किसी समतल में। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा, जैसे आप देख सकते हैं ये वाला हमारा ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक। तो इसका नाम भी दे देते हैं, ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, राइट।
अब उसके बाद मान लेते हैं कि कोई कण जो है पहले यहाँ पे था, इस पॉइंट पर था, है ना, और ये हमारा मूल बिंदु है जो कि हमारा O कहलाता है। और यहीं से किसी भी कण की स्थिति, या हम कह दें कि हाँ, स्थिति हम लोग निर्धारित करते हैं। तो मान लिया कि मूल बिंदु से ये कण की स्थिति जो है, ये मान लेते हैं हम लोग कि बिंदु A पे है ना। तो इसका स्थिति सदिश जो होगा R1 है, मान लेते हैं हम लोग, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक, अब ये कण क्या हुआ कि कुछ दूर, कुछ समय के बाद बिंदु B पर पहुंच गया हमारा, मान लीजिए कि यहाँ पर, है ना। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ से मूल बिंदु से इसका जो स्थिति है R2 है, जो कि कुछ इस प्रकार हम जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ से बिंदु A से बिंदु B तक जाने में वस्तु कितना विस्थापित हुआ, तो आपका आंसर होगा कि मान लेते हैं हम लोग कि ये डेल्टा वेक्टर आर है ना। तो चलिए मान लेते हैं हम लोग। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे ट्राई कर दिया है बिंदु A से बिंदु B तक जो हमारा दूरी होगा वो क्या कहलाएगा, विस्थापन होगा। क्यों? क्योंकि वस्तु यहाँ से यहाँ तक गया है, राइट। तो अब आइए इसी चीज़ को हम लोग थोड़ा सा डिटेल में लिख लेते हैं, है ना। तो चलिए यहाँ पे हमने लिख दिया है और यहाँ पे फिगर भी ड्रा कर दिया है ना। ये देख सकते हैं आप बहुत ही अच्छी तरह से, जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। ठीक, चलिए तो यहाँ पे देखिए, मान लेते हैं हम लोग कि इस बिंदु का एक्स एक्सिस पर, चलिए इस फिगर के माध्यम से हम बता दें आपको कि जैसे कि यहाँ पर देखिए आप, मैं बोला कि इस बिंदु A का x एक्सिस से दूरी हम मान लेते हैं कि यहाँ से x1 दूरी होगा और y एक्सिस पर कितना होगा, तो यहाँ पर y1 होगा, राइट। तो अब मैं पूछूँ आपसे कि A बिंदु का नियामक क्या होगा या निर्देशांक क्या होगा, तो x एक्सिस पर x1 दूरी तय किया है और y एक्सिस पर y1, तो यानी कि इसका नियामक हो जाएगा x1 y1। उसी प्रकार ये वाला क्या हो जाएगा, तो मैं बोला आपको कि मान लिया कि यहाँ पर वस्तु है, तो यहाँ पे मैं मान लिया कि x2 दूरी है ना। आप इसको थोड़ा सा ऊपर करिएगा, चाहे यहाँ पे कर दीजिएगा तो ये यहाँ पे आ जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, तो यहाँ पे x2 है और यहाँ पर क्या है, y2 है। तो यहाँ पर बस एक समझाने के लिए आपको बस ये लिया जा रहा है ना। तो हम मान ले रहे कि इसका जो नियामक है x2 और y2 है, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं। ठीक, तो वही यहाँ पे दर्शाया गया है फिगर में, है ना। देखिए यहाँ पे हमने लिखा है कि माना किसी समय पर वस्तु का प्रारंभिक स्थिति A हो और इसका स्थिति सदिश वेक्टर R बराबर। अब ध्यान दीजिएगा कि हमने लिखा है यहाँ पर कि माना किसी समय पर वस्तु का प्रारंभिक स्थिति A हो। मान लिया कि कोई वस्तु का प्रारंभिक स्थिति क्या है, A है, और ये x एक्सिस पर x1 दूरी और y एक्सिस पर y1 दूरी, और मैं बोलूँ कि x एक्सिस को हम लोग i कैप से और y एक्सिस को j कैप से सूचित करें, तब हमारा इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो स्थिति सदिश दोस्तों हो जाएगा वेक्टर R1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप। इसको समीकरण 1 दे देंगे। ठीक, फिर से हम बता दें कि यहाँ से इसका स्थिति सदिश क्या होगा R1, और R1 बराबर क्या होगा, तो ये स्थिति बताना है बिंदु A का। तो अब बताइए कि x अक्ष पे कितना दूरी गया, तो x1, और y एक्सिस पे कितना गया, तो y1। तो वही हमने यहाँ पे लिख दिया, और दिशा भी आपको, चूंकि ये सदिश है तो इसका इस परिमाण और दिशा दोनों बताना पड़ेगा, है ना। सो हमने क्या किया कि R1 बराबर x1 i कैप प्लस y1 j कैप, इसको समीकरण नंबर 1 दे देंगे। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में पूरा आ रहा होगा, है ना। चलिए उसके बाद फिर हमने बोला कि वो तो कोई समय होगा, पर्टिकुलर कोई समय होगा, है ना, फिक्स। अब हम बोल रहे हैं कि उसमें छोटा सा समय अंतराल में मान लेते हैं कि कोई छोटा सा समय मान लेते हैं डेल्टा टी। अब वहाँ डेल्टा टी समय में बिंदु ए से वस्तु बिंदु बी पर पहुँच जाता है ना, और उसमें जो लगने वाला समय है क्या लग रहा था, अभी मैंने क्या बोला, डेल्टा टी। तो वही यहाँ पे लिखे हैं कि पुनः डेल्टा टी समय के बाद वस्तु बिंदु बी पर तथा स्थिति सदिश
अब वस्तु बिंदु ए से बिंदु बी पर डेल्टा टी समय में पहुंच जाता है, तब बताइए कि इसका स्थिति सदिश क्या होगा। तो स्थिति सदिश तो R2 ही तो है, तो R2 बराबर क्या हो जाएगा। अब बताइए दूरी क्या है, हमारा नियामक क्या है, x2 y2। तो अब वेक्टर R2 बराबर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप। अब यहाँ पे i कैप क्या है, तो x एक्सिस का दिशा बताता है कि वस्तु जो है x एक्सिस में है, और y2 क्या है हमारा, तो ये y अक्ष की दिशा बताता है। चलिए इतना कर लेने के बाद इसे समीकरण 2 कर लेंगे, है ना। अब देखिए एक बात और अब आपको समझा दूं मैं कि अब यहाँ पे लेना है थोड़ा सा आपको, यानी कहने का मतलब विस्थापन आपको निकालना है ना, विस्थापन यानी कि डेल्टा वेक्टर आर, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं त्रिभुज ओ बी ए में। किस त्रिभुज में, त्रिभुज ओ बी ए में। फिर से समझा दूँ, त्रिभुज ओ बी ए में बात करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिख दिया, अब त्रिभुज के योग नियम से, यानी त्रिभुज का योग नियम क्या कहता है, पहले ये समझा दूँ आपको। तो त्रिभुज का योग नियम ये कहता है, अगर मैं इस त्रिभुज को निकाल दूँ बाहर, है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला मैं बना रहा हूँ, ये सदिश हो गया हमारा वेक्टर R1, और इसके हेड के साथ दूसरे सदिश डेल्टा वेक्टर R का पुछ मिला हुआ है ना। मान लीजिए कि ये हमारा है, राइट, और ये इसका हेड है। तो ये वाला सदिश का डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इसी सदिश के डायरेक्शन में है ना। और अब एक तीसरा सदिश हो ये वाला, तो ये वाला सदिश देखिए कि इसके हेड से हेड को मिला रहा है, और इस सदिश R1 सदिश के टेल से टेल मिल रहा है। यानी कि कहने का मतलब जब हेड से हेड मिलेगा तो आपको ये समझ लेना है कि इन दोनों सदिशों के बदले में एक तीसरा सदिश आया है, जिसे हम लोग परिणामी सदिश कहेंगे। और त्रिभुज का योग नियम कहता है कि जो परिणामी सदिश होता है वो अन्य सदिशों के योगफल के बराबर होता है। परिणामी मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद जो परिणाम निकल के आएगा वही होगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे हम लोग त्रिभुज का योग नियम आप पढ़ चुके हैं, इसको हम बता चुके हैं डिटेल में। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो त्रिभुज का योग नियम और समांतर चतुर्भुज का योग नियम और बहुभुज का योग नियम सभी वीडियो बहुत ही बढ़िया से डिटेल में हमने डाल रखा है। सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा आगे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, राइट। तो यहाँ पे अब हमने बोला क्या कि अब त्रिभुज के योग नियम से त्रिभुज ओ ए बी में, त्रिभुज ओ ए बी या ओ बी ए को कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो अब देखिए इस सदिश का हेड जो है ये दूसरे सदिश के टेल से मिल रहा है, तो यानी ये वाला सदिश और ये वाला सदिश का योगफल। अब देखिए ये वाले सदिश का हेड इस सदिश के हेड से मिल जा रहा है, तो ये वाला जो होगा इन दोनों के परिणाम के बराबर होगा ये वाला। तो यानी कि R2 वेक्टर R2 बराबर हो जाएगा R1 प्लस डेल्टा R, है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया R1 प्लस डेल्टा वेक्टर R हो जाएगा। ये किसके बराबर होगा, तो वेक्टर R2 के बराबर होगा, राइट। तो अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर, विस्थापन सदिश। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये प्लस में है R1 और इसे भेज देंगे इधर तो क्या हो जाएगा माइनस में। सो यहाँ पे डेल्टा R यानी वेक्टर डेल्टा R इज इक्वल टू R2 माइनस R1 हो जाएगा। कैसे, ये R2 मैंने एज इट इज लिखा, R1 को इधर भेज दिया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। सो हमारा अब आप देख सकते हैं कि ये हमारा विस्थापन सदिश मिल गया। अब लेकिन यहाँ पे देखा जाए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अब क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे, वेक्टर R1 बराबर है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। उसी प्रकार वेक्टर R2 बराबर है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि R1 समीकरण 1 व 2 से R1 तथा R2 का मान रखने पर, तो यहाँ पे R2 का मान क्या रख देंगे दोस्तों, ये वाला, ठीक। तो हमने यहाँ पे R2 के जगह पर ये पूरा रख दिया। R1 के जगह पे क्या रखेंगे, तो R1 बराबर ये हम लोग यहाँ पर रख देंगे, राइट। रख लेने के बाद देखिए ये वाला तो एज इट इज उसी तरह उतार देंगे, यानी कि देखिए x2 i कैप प्लस y2 j कैप, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिख दिया। फिर देखिए यहाँ पर कि माइनस का गुणा इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस में, और इस माइनस का इसमें भी करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस में। तो ये सिंपली तो आप लोग जानते होंगे, है ना। चलिए इसके बाद ये वाला
अब इसके संगत घटकों को एक में जोड़ेंगे, है ना। जैसे कि आप पिछले वीडियो लेक्चर में संगत घटकों को जोड़ना घटाना उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरह से, यानी कि पार्ट नंबर 7 का वीडियो जो है मोशन इन अ प्लेन का, हमने बहुत ही बढ़िया से डिटेल में बताया है कि कैसे संगत घटकों को जोड़ा घटाया जाता है। सो अभी भी देख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे आई कैप है और यहाँ पे भी आई कैप है, तो इन दोनों को एक जगह रख लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, आई कैप दोनों में है। सो आई कैप दोनों में कॉमन हो जाएगा और बचेगा क्या, x2 माइनस x1। सो यहाँ पे लिख दिया हमने, ये डेल्टा वेक्टर r लिख दिया, फिर x2 माइनस x1 इंटू आई कैप। प्लस का सिंबल हम लोग ले लेंगे प्लस, है ना। क्यों प्लस ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है। अब इसके और इसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि इन दोनों में क्या है, जे कैप कॉमन है दोनों में, है ना। तो जे कैप निकालेंगे तो क्या बचेगा, y2 माइनस y1। तो हमने यहाँ पे लिखा प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, राइट। और ये आई कैप और जे कैप क्या है, तो ये x एक्सिस में दिशा बता रहा है और ये y एक्सिस में। चलिए अगर अब हम लोग क्या करें कि यदि मान लेते हैं कि x2 माइनस x1 यानी कि इन दोनों का अंतर जो है डेल्टा x के बराबर है, और y2 माइनस y1 इन दोनों का अंतर जो है डेल्टा y के बराबर है। सो अब हम लोग यहाँ पे x2 माइनस x1 के जगह पे रख देंगे डेल्टा x और यहाँ पे क्या रख देंगे, डेल्टा y। सो डेल्टा r वेक्टर r बराबर हो जाएगा डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप। तो ये कुछ इस प्रकार है हमारा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तब डेल्टा वेक्टर r बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा x आई कैप प्लस डेल्टा y जे कैप, राइट। अब देखिए दोस्तों विस्थापन, अब हमें विस्थापन सदिश मिल गया है ना। तो अब हम लोग क्या ज्ञात कर लेंगे, वेग। क्यों, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटा समय अंतराल होता है। सो यहाँ पे अब वेग का थोड़ा सा परिभाषा देख लीजिए कि वस्तु के विस्थापन और संगत समय अंतराल के अनुपात है को औसत वेग कहते हैं। यानी वेग में भी अब हमें औसत वेग के बारे में बात करना है। तो वेग या औसत वेग दोनों का परिभाषा कुल मिलाकर एक ही होता है। अगर आपको डिटेल में अगर इसके बारे में स्टडी करना है तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी का कर सकते हैं, है ना। प्लेलिस्ट में सारा का सारा हमने डाल दिया है और वहाँ पे सब चीज़ें अच्छी तरह से डिटेल में, अब मैं क्या व्याख्या करूँ, आप खुद ही जाकर हमारे प्लेलिस्ट में पढ़ सकते हैं, राइट। या आप सर्च करें स्ट्रगल स्टडी एकेडमी तो आपको वो भी मिल जाएगा, या मोशन इन अ प्लेन बाय मौर्य सर खाली अगर आप लिख देते हैं तो सारा का सारा आपको वीडियो मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए कि क्या है हमारा, तो औसत जो वेग होता है वो विस्थापन और समय अंतराल के अनुपात को औसत वेग कह देंगे, है ना। तो अब देखिए यहाँ पे कि औसत वेग को हम VAV से सूचित कर दे रहे हैं, है ना। V एवरेज बराबर हो जाएगा विस्थापन बटा में समय अंतराल, हमने क्या बताया था, बिंदु A से B तक जाने में जो समय था कितना लगा था, तो डेल्टा t, राइट। और ये किसको बता रहा है, तो समय अंतराल को बता रहा है, यानी दो समयों के अंतर को बता रहा है। कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि डेल्टा r बटा में डेल्टा t किसके बराबर होगा, तो V एवरेज के यानी औसत वेग के। चलिए उसके बाद डेल्टा r का मान क्या है, तो ये यहाँ से हम लोग रख देंगे, राइट। तो यहाँ पे हमने रख दिया। उसके बाद अब इसके बटा में ये प्लस इसके बटा में ये हम लोग कर लेंगे। तो देखिए NCERT के बुक्स में भी एवरेज यानी औसत वेग को V बार से भी सूचित किया है, तो हम लोग V बार बराबर भी लिख सकते हैं। तो V बार बराबर VAV इज इक्वल टू डेल्टा x बटा में डेल्टा t, ये हमने लिख दिया, इंटू आई कैप, फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस ले लिया हमने, डेल्टा y जे कैप बटा में डेल्टा t। सो ये भी हमने लिख दिया। उसके बाद अगर आप देखें तो ये x एक्सिस में ये क्या है हमारा, तो वेग है ना, ठीक। और सॉरी विस्थापन है, और ये हमारा y एक्सिस में विस्थापन है। तो x एक्सिस में विस्थापन में अगर हम लोग समय के अकॉर्डिंग परिवर्तन करेंगे तो x एक्सिस में वेग आ जाएगा हमारा। तो उससे हम सूचित कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि चूंकि डेल्टा x अपॉन डेल्टा t को V बार x से हम लोग सूचित करें, है ना। x एक्सिस में हमारा ये क्या आ जाएगा, औसत वेग आ जाएगा। फिर उसी प्रकार डेल्टा y अपॉन डेल्टा t जो है V y के ऊपर बार के बराबर होगा। तब
इसके जगह पर हम लोग ये वाला और इसके जगह पर ये वाला हम लोग रख देंगे। तो यहाँ पे इसलिए v बार बराबर क्या मिल जाएगा, यानी v औसत बराबर v एक्स आई कैप प्लस v वाई जे कैप के ऊपर बार, राइट। तो ये हमारा क्या चीज़ का आ गया व्यंजक दोस्तों, तो औसत वेग का है ना। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कि तात्क्षणिक वेग क्या होता है ना। तो तात्क्षणिक वेग का भी वही परिभाषा होता है, बस थोड़ा सा इसमें चेंज होता है कि वह वेग जिसमें बहुत ही सूक्ष्म समय अंतराल में कोई वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन हो, है ना। यानी कि जो समय है वो लगभग जो समय है वो लगभग जीरो या जीरो के निकटतम ही है। उस समय में अब कोई वस्तु के विस्थापन में परिवर्तन होता है ना, स्थिति में, या हम कहते हैं कि विस्थापन में परिवर्तन होता है, तो उसी को हम लोग तात्क्षणिक वेग या तात्कालिक वेग कह देते हैं। और इसे भी तात्कालिक से सूचित कर देंगे, ठीक, या आप इसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर उसके बाद हमने इसके बारे में डिटेल से भी इसका परिभाषा वगैरह सब कुछ लिखवाया है, ठीक है। अब देखिए भी तात्कालिक बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, इसको टेंड्स टू जीरो पढ़ते हैं या टेंडिंग टू जीरो, राइट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो। अब वेग है तो विस्थापन बटा समय अंतराल तो होगा ही सिंपली। अब ये क्या हमारा, तो विस्थापन है ना, विस्थापन का मान क्या है डेल्टा आर का, तो सिंपली यहाँ पे ये वाला उसी तरह लिख दिया एज इट इज, डेल्टा आर के जगह पे डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप अपॉन में क्या हो जाएगा ये डेल्टा टी, है ना। ये तो आप जान ही रहे होंगे, इसका मान इतना है क्योंकि ये हमने ऊपर निकाला है दोस्तों, राइट। चलिए उसके बाद अब देखिए, अब क्या करते हैं हम लोग कि लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स बटा में डेल्टा टी आई कैप, फिर प्लस लिमिट इसके साथ भी लेंगे, है ना, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी और इनटू यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा जे कैप। चलिए तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि भी तात्कालिक बराबर लिमिट मतलब दोनों के साथ ले लेंगे, है ना। अब उसके बाद देखिए लिमिट, या हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप को छोड़ देंगे, यहीं पर रहने देंगे, इतने भाग को हम लोग बोल दें कि डी एक्स अपॉन डी टी के बराबर ही होगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, ये क्या कहला रहा है कि आपको समय अंतराल जो है, यानी कि इसके विस्थापन में परिवर्तन आ रहा है, अब बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है, तो हम लोग सूक्ष्म परिवर्तन को हम लोग डी से भी सूचित करते हैं, राइट। तो हम लोग लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी को हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी से भी दर्शा सकते हैं, राइट। और ये आई कैप है तो आई कैप लगा दिया, फिर प्लस, तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए कि यहाँ पर क्या है, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, इसको क्या लिख सकते हैं पूरे को, और यहाँ पर जे कैप रहेगा दोस्तों, ठीक। ये पूरे के पूरे जगह पर क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी टी, और ये जे कैप उसी तरह, ठीक। अब देखा जाए यहाँ पर तो वेग में परिवर्तन, विस्थापन में परिवर्तन क्या कहलाएगा, तो वेग कहलाएगा, यानी डी एक्स अपॉन डी टी जो है वी एक्स के बराबर और डी वाई अपॉन डी टी जो है वी वाई के बराबर। तब फिर क्या होगा, तो यहाँ पर रख दीजिए, होगा क्या, यहाँ पे वी एक्स रखेंगे और यहाँ पर वी वाई सिंपली, तो भी तात्कालिक बराबर क्या हो जाएगा वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो ये हमारा भी तात्कालिक का हो जाएगा व्यंजक, है ना, कि कैसे उसको एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस के घटकों में वियोजित कर पाएंगे। चलिए इतना हो गया अब हमारा। अब क्या करेंगे हम लोग कि अब इसका मैं परिमाण निकालना चाहता हूँ। तो परिमाण क्या होता है, तो बस अब देखिए यहाँ पर कि ये इसका परिमाण है और ये इसका दिशा है, ये इसका परिमाण यानी कि वाई एक्सिस में उसका परिमाण और वाई एक्सिस का दिशा बता रहा है जे कैप। तो हमको क्या करना होता है कि परिमाणों का वर्गों का योगफल करके और रूट चढ़ा दिया जाता है ना। तो अब हम लोग बात करेंगे तात्कालिक वेग का परिमाण के लिए, है ना। तो क्या हो जाएगा भी तात्कालिक परिमाण को हम लोग इससे दिखाते हैं, राइट। और भी तात्कालिक का परिमाण बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर वी एक्स का
स्क्वायर, फिर प्लस, ये प्लस है तो प्लस ही देंगे, है ना, फिर वी वाई का स्क्वायर। तो ये हमारा ये रूट के अंदर चढ़ा देंगे हम लोग, भी तात्कालिक का परिमाण आ जाएगा, यानी कि वेग का परिमाण। तो आपसे अगर परिमाण पूछेगा तो क्या बताएंगे, रूट अंडर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। चलिए अब इसके दिशा के बारे में भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब दिशा के लिए यानी कि भी की दिशा हम लोग ज्ञात करेंगे, है ना, वेग का। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मान लेते हैं कि ये हमारा कोई वस्तु जो है भी वेग से, यानी कि उसका वेग का जो सदिश है वेक्टर भी है, राइट। अब इसको हमने क्या किया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के घटकों में वियोजित किया, है ना। तो यहाँ पे हम मतलब समकोणित घटकों में वियोजित करेंगे। कहने का मतलब है कि एक्स एक्सिस में मान लेते हैं वी एक्स और वाई एक्सिस में क्या है, वी वाई है, राइट। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हमने क्या किया कि इसी के समांतर एक हम सदिश बनाएंगे, और है ना, जो कि हमारा क्या होगा, वी एक्स ही होगा। अब भाई इसी के समांतर है तो इसी के बराबर भी होगा, है ना। तो जो ये सदिश है वही ये भी होगा। उसी प्रकार ये वाई एक्सिस में जो सदिश है हमारा घटक, यानी कि वी वाई, वही किसके, ये वाला हमने यानी कि इसके समांतर हमने ये भी खींचा, तो ये भी क्या हो जाएगा, वी वाई हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा, तो त्रिभुज ओ ए बी, अब हमारा एक त्रिभुज प्राप्त हुआ, और मान लिया कि वेक्टर भी और वेक्टर वी एक्स जो है थीटा कोण पे एक दूसरे से झुके हुए हैं, है ना। हम बोलते हैं कि वेक्टर भी का जो वी एक्स के साथ झुकाव है वो थीटा है। तो अगर मैं थीटा का मान निकाल लूँ तो यही क्या कहलाएगा, वेक्टर भी का दिशा कहलाएगा। तो आइए सबसे पहले अगर मैं आपसे बता दूं कि ये हमारा लंब है और ये आधार है, तो हम लोग सिंपली ये वाले का कोण हम लोग निकाल सकते हैं। तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। लंब क्या है, वी वाई, और आधार क्या है, वी एक्स है। सो यहाँ पे हमने लिख दिया त्रिभुज, यहाँ पे पहले हेडिंग लगा देंगे कि वेक्टर भी की दिशा, और वेक्टर भी की दिशा में त्रिभुज किसका बात करेंगे, त्रिभुज ओ ए बी का। तो यहाँ पे हमने वही लिखा है त्रिभुज ओ ए बी में, और ओ ए बी में क्या होगा, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ये तो आप 10th क्लास से ही जान रहे होंगे। लंब क्या दिया हुआ है दोस्तों, वी वाई, आधार क्या दिया है, वी एक्स, तो वी वाई अपॉन वी एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कि tan को इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, इन्वर्स हो जाएगा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, tan इन्वर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। तो अब देखेंगे दोस्तों औसत त्वरण, ठीक। तो ये आप दिशा आप निर्धारित कर सकते हैं, ठीक, यानी कि आपको वी वाई और वी एक्स का मान पता होगा तो आप रख देंगे। तो थीटा का जो मान आएगा वो क्या होगा, तो वेग की दिशा को प्रदर्शित करेगा, राइट। थीटा बराबर क्या होगा, tan इनवर्स वी वाई अपॉन वी एक्स। चलिए इतना हो जाने के बाद अब बात उठता है औसत त्वरण। तो औसत त्वरण क्या है, तो औसत त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन और संगत समय अंतराल के अनुपात के बराबर होता है। कौन, तो औसत त्वरण, यानी औसत त्वरण बराबर हो जाएगा वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अर्थात औसत त्वरण को हम लोग ए बार से सूचित कर देंगे, और ये किसके बराबर होगा, तो वेग परिवर्तन, डेल्टा जो है परिवर्तन बताएगा किसका, तो वेग का। तो वेग परिवर्तन बटा में समय अंतराल। चलिए अगर आप लोग देखें यहाँ पर, तो डेल्टा में बाहर ही रहने दूँ, और भी को अगर देखा जाए तो भी बराबर क्या था, वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो यहाँ पर रख दीजिए सिंपली, और अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। अब मैं क्या करता हूँ कि इन सभी को अलग अलग ले लेता हूँ, डेल्टा वी एक्स बटा में डेल्टा टी आई कैप, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर प्लस है तो प्लस, और फिर डेल्टा वी वाई बटा में डेल्टा टी इंटू यूनिट वेक्टर जे कैप। तो यहाँ पे ये हमने ले लिया, राइट। अब देखिए यहाँ पर कि वेग यानी कि चेंज ऑफ वेलोसिटी अपॉन चेंज ऑफ टाइम, तो इन दोनों का जो रेशियो किसके बराबर होगा, तो एक्स एक्सिस पर एक्सीलरेशन के बराबर होगा, यानी कि डेल्टा वी एक्स अपॉन डेल्टा टी जो होगा ए एक्स, और डेल्टा वी वाई अपॉन डेल्टा टी जो होगा ए वाई के बराबर होगा। सिंपली तो आप इसके जगह पर, यानी ये वाले पूरे जगह पर क्या रख देंगे,
ए एक्स और ये आई कैप है तो आई कैप लिख देंगे, फिर प्लस है तो प्लस, उसके बाद इसके जगह पर क्या है, हमने इसके बराबर क्या माना है, ए वाई, और माना क्या है, ये वेग में परिवर्तन यानी वाई अक्ष में वेग में परिवर्तन जो होगा वो त्वरण के बराबर होगा, वाई अक्ष के त्वरण के बराबर, है ना। तो यानी कि ए बार बराबर हो जाएगा क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। तो ये आ गया हमारा क्या, औसत त्वरण का। औसत त्वरण को हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में घटकों में वियोजित करके और उसका व्यंजक प्राप्त कर लिया, राइट। चलिए इतना हो गया। तो अब हम लोग देखेंगे तात्कालिक त्वरण। तो तात्कालिक त्वरण क्या है, तो आपको नाम से ही स्पष्ट है ना। तो सूक्ष्म समय अंतराल में जब किसी वस्तु का वेग में परिवर्तन होता है, या हम बोलते हैं कि, चलिए परिभाषा भी देख लीजिए कि तात्क्षणिक त्वरण औसत त्वरण के सीमांत यानी सीमा के अंत पर जो मान मिले उसी के बराबर होता है जब समय अंतराल शून्य हो जाता है, यानी कि जो समय अंतराल है वो शून्य के लगभग बराबर हो, तब उस समय औसत त्वरण के सीमांत मान को ही हम लोग क्या कह देंगे, तात्कालिक त्वरण। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। चलिए तात्कालिक त्वरण ए बराबर क्या होता है, तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी कि जो आपका समय अंतराल है उस जीरो की तरफ अग्रसरित होगा, और ये बराबर होगा डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि त्वरण वेग में परिवर्तन की दर होता है ना। चलिए फिर वही बात, भी का मान रख दीजिए। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हमने ये वाला एज इट इज रख दिया, उसके बाद डेल्टा ये वाला और भी का मान ये सब बटा में डेल्टा टी है तो डेल्टा टी हमने रख दिया। चलिए इतना कर लेने के बाद दोस्तों फिर क्या होगा कि अलग अलग ले लेते हैं लिमिट। तो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो डेल्टा भी एक्स अपॉन डेल्टा टी इंटू आई कैप, तो ये हमने लिख दिया। उसी प्रकार लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो भी वाई अपॉन डेल्टा टी, देख रहे हैं आप, और यहाँ पे लिख देंगे जे कैप। अब अगर देखा जाए तो इन सभी को अगर मैं मान लूँ, क्या मान लूँ, डी एक्स अपॉन डी टी, यानी एक्स एक्सिस में जो वेग में परिवर्तन हो रहा है उसे हम लोग डी एक्स अपॉन डी टी, और इसे क्या मान ले, डी वाई अपॉन डी टी। तो फिर क्या हो जाएगा, तो अब देखिए यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा गलती मेरे से निकल गया मुंह से। तो ये यहाँ पे डेल्टा भी एक्स अपॉन डेल्टा टी है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतने के जगह पर डी भी एक्स अपॉन डी वाई डी टी। उसी प्रकार यहाँ पे क्या होगा, डी भी वाई अपॉन डी टी। तो आइए इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने वही लिख दिया, ए बराबर यानी कि ए तात्कालिक बराबर होगा डी भी एक्स अपॉन डी टी आई कैप प्लस डी भी वाई अपॉन डी टी जे कैप। अब देखिए वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण, यानी कि एक्स एक्सिस में वेग में परिवर्तन क्या कहलाएगा, एक्स एक्सिस में त्वरण आई इंटू आई कैप, फिर प्लस इसके जगह पे क्या हो जाएगा, ए वाई जे कैप। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि तात्कालिक त्वरण को उसके एक्स एक्सिस और मतलब किसी समतल में उसके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस घटकों में हमने वियोजित कर दिया, और उसका कुछ इस प्रकार हमारा मिलेगा। चलिए इतना हो जाने के बाद अब इस पर एक प्रश्न हम लोग देखेंगे, और इस प्रश्न से ये जितना भी टॉपिक है आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, मतलब क्यों इसका ज़रूरत पड़ा इन सभी का, है ना। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो दिया हुआ है कि किसी कण की स्थिति, मान लीजिए कि ये वेक्टर आर ही है हमारा, है ना, वेक्टर आर बराबर 3.0 टी आई कैप प्लस 2.0 टी स्क्वायर जे कैप प्लस 5.0 के कैप, ये दिया हुआ है, जहाँ टी सेकंड में व्यक्त किया गया है, यानी कि समय जो है सेकंड में व्यक्त किया गया है। अन्य गुणकों के मात्रक इस प्रकार है कि आर मीटर में व्यक्त हो जाए, यानी कह रहा है आपको कि अन्य गुणकों के मात्रक इस प्रकार है कि आर जो है आपका, यानी स्थिति सदिश हम लोग कह दें, या इसको विस्थापन सदिश है, सॉरी दोस्तों, ये हमारा क्या है, विस्थापन सदिश, और इसको किसमें सूचित किया जा रहा है, तो ये मीटर में व्यक्त किया जा रहा है ना। तो बोल रहा है पहला नंबर कि कण का
वी टी यानी टी समय में वेग आपको ज्ञात करना है, व ए टी यानी कि टी समय में आपको त्वरण ज्ञात करना है, राइट। ये पहला क्वेश्चन है। और दूसरा क्या है कि यदि टी बराबर 1.0 सेकेंड पर वी टी का परिमाण व दिशा ज्ञात करें, यानी कि जब आपका यदि अगर टी बराबर इतना हो सेकेंड तो उसका वी टी ज्ञात करें। पहले तो टी बराबर 1.0 पर, उसके बाद जब वी टी ज्ञात हो जाता है तो उसका परिमाण और उसका दिशा दोनों ज्ञात करके बताएं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन में है कुछ भी नहीं, एकदम सिंपली है। अगर आपको डिफ्रेंसिएशन करने आ रहा है तो अवकलन, है ना। तो देखिए यहाँ पर कि अगर आपको अवकलन देखना है तो भी अगर आप अवकलन देखना है तो सिंपली आप मार सकते हैं एक्सरसाइज 5.1 बाय मौर्य सर, तो आपको सारा मिल जाएगा, राइट। तो वहाँ पे आपको मैथमेटिक्स में हमने बहुत ही बढ़िया से डिटेल में एकदम कंप्लीट कराया है। सो आप उसको अगर देख लेते हैं तो क्लास 12th से पहले 11th में ही आप डिफ्रेंसिएशन सीख सकते हैं, ठीक। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है विस्थापन सदिश, है ना। तो विस्थापन सदिश हम लोग लिख लेंगे। और यहाँ पे पहले बोल रहा है आपको ए नंबर में कि कण का वेग यानी टी समय में वेग आपको ज्ञात करना है, त्वरण। तो वेग कैसे मिलेगा? विस्थापन में परिवर्तन की दर को त्वरण का वेग कहते हैं हम लोग। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि हम लिख लेंगे कि चूंकि दिया है ए नंबर में, चूंकि ए नंबर का ही तो हम लोग हल करेंगे, है ना। क्या निकालेंगे हम लोग? तो वी टी और ए टी, यानी कि आपको वेग निकालना है और त्वरण निकालना है, राइट। तो अब ये विस्थापन में हम लोग परिवर्तन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में? तो समय के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, बस ये विशेष बातें लिखना है। तो अब देखेंगे दोस्तों यहाँ पर कि हमने क्या बोला कि टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसमें? तो विस्थापन में। अब देखिए यहाँ पर कि क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि जब तक अगर विस्थापन में आप परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक वेग कैसे मिलेगा। तो हमने क्या किया कि लिखा इधर भी परिवर्तन करेंगे तो डी आर अपॉन डी टी, और फिर उसके बाद डी अपॉन डी टी, और ये पूरा का पूरा लिख देंगे हम लोग यहाँ पर, है ना। तो अब देखिएगा ये हमारा क्या बताता है, डी अपॉन डी टी अवकलन को बताता है। ध्यान से समझिएगा, डी अपॉन डी टी क्या बतलाता है? अवकलन को। और ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें वेग चाहिए, राइट। तो जब विस्थापन में परिवर्तन होगा, है ना, यानी डी आर अपॉन डी टी होगा, तो ये किसको सूचित करेगा? तो वेग को, ठीक। तो हमने वेग लिख दिया और किस पे, और आपको यहाँ पे वी टी बोल रहा है ना, तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे? वी टी, राइट। फिर उसके बाद अब देखिए यहाँ पर कि 3 i कैप ये हमारा कांस्टेंट है और ये दिशा को प्रदर्शित कर रहा है। तो इन दोनों में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी 3 i कैप बाहर। अब टी के रिस्पेक्ट में हम लोग कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? टी के। तो यानी कि डी टी अपॉन डी टी, ये क्या हो जाएगा? डी टी अपॉन डी टी। फिर प्लस है यहाँ पे, तो प्लस दे दिया हमने। 2j कैप कांस्टेंट है और दिशा को प्रदर्शित कर रहा है दोनों, 2 और j कैप, तो ये दोनों बाहर हो जाएगा, टी स्क्वायर का अवकलन होगा। तो ये हमने लिख दिया डी टी स्क्वायर अपॉन डी टी, यानी कहने का मतलब ये सब में इसका भी अवकलन होगा, इसका भी होगा और इसका भी होगा। तो प्लस यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद 5 के कैप का होगा। तो अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पे कोई टी नहीं है, वेरिएबल नहीं है, है ना। तो अब वेरिएबल का काम कौन करेगा? तो 5 के कैप। तो सिंपली आप इसका भी अवकलन करेंगे। तो देखिए यहाँ पर कि टी डी टी अपॉन डी टी कट के क्या देगा? 1 का गुणा इसमें 3i कैप में कर देंगे तो क्या होगा? 3i कैप। फिर प्लस, तो प्लस हमने दे दिया है। अब 2j कैप, तो 2j कैप तो लिख दिया। अब यहाँ पे देखिए कि सिंपली फॉर्मूला होता है, आपको यहाँ पे मैं बता दूँ कि फॉर्मूला होता है, क्या होता है दोस्तों? तो अगर आपको dx⁴n अपॉन में dx रहेगा तो ये होता है, इसका पावर नीचे आ जाएगा और उसके बाद x⁴n में से 1 घटा देंगे, है ना। अगर मैं बोलूँ कि x स्क्वायर का अवकलन कीजिए तो आप क्या करेंगे? इसका पावर 2 आगे आ जाएगा और इसके बाद इसके पावर में से 1 घटा देंगे, यानी 2 - 1। तो सिंपली यहाँ पे क्या बचेगा? 1 बच जाएगा, यानी 2x बच जाएगा केवल, है ना। तो वही काम हमने यहाँ पर भी किया है। तो 2j कैप तो हमने एज इट इज लिख दिया। अब टी स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2t और ये t क्यों बचा है?
तो 2 तो हमने लिख दिया उसी तरह, है ना। पावर को पहले ले लेंगे, उसके बाद टी स्क्वायर में से 1 घटा देंगे, तो क्या बचेगा, टी बच जाएगा। और यहाँ पे देखिए कभी भी किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का यानी 5, 6, 4, 3, 2 का अगर अवकलन अगर हम लोग करते हैं तो उसका मान क्या होता है, 0 हो जाता है। ठीक, तो ये हमने 0 लिख दिया, राइट। अब इसे अच्छी तरह से लिख लें हम लोग, तो ये वाला कट के तो 1 आ गया हमारा, तो 3i कैप फिर प्लस। अब देखिए 2 दूना 4 और टी जे कैप लिख लेंगे यहाँ पर, तो ये हमने लिख लिया। इस प्रकार ये जो है हमारा वी टी का यानी कि वेग मिल जाएगा, टी समय में वेग मिल गया अब हमारा। अब पुनः अब हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, तो त्वरण ज्ञात करना है। तो अब देखिए त्वरण क्यों, तो यहाँ पे बोला हुआ है कि AT भी ज्ञात कीजिए, यानी त्वरण भी ज्ञात करना है। तो सिंपली अगर मैं आपको बता दूं कि वेग में अगर हम लोग परिवर्तन कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, त्वरण। तो वेग का व्यंजक क्या आया है, यानी वेग बराबर क्या आया है, 3i कैप प्लस 4tj कैप, है ना। तो अब पुनः हम लोग क्या करते हैं कि समय के सापेक्ष में इसमें परिवर्तन करेंगे, यानी कि पुनः फिर से अवकलन करना पड़ेगा। ठीक, तो क्या करेंगे हम लोग कि वेग में टी के सापेक्ष, यानी यहाँ पे लिखा हमने अब पुनः त्वरण के लिए, किसके लिए, त्वरण के लिए, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो टी के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो डी वी टी अपॉन डी टी, है ना। ये अवकलन का हमने बताया ना, डी अपॉन डी टी लिख दीजिए, फिर उसके बाद जो ये यहाँ पे है वही लिख देंगे, फिर बराबर है तो बराबर, उसके बाद इसको हमने कोष्टक में डाला और डी अपॉन डी टी लगा दिया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर कि सिंपली अगर मैं देखूँ आपको बताऊँ तो ये हमारा कांस्टेंट हो जाएगा 3i कैप, और 3i कैप का कांस्टेंट यानी अचर का जब भी हम लोग अवकलन करते हैं तो उसका क्या आता है, तो उसका हम लोग अवकलन 0 रखते हैं, तो 0 हमने रख दिया। ठीक, फिर प्लस है तो प्लस हमने रखा। उसके बाद अब देखिए 4j कैप, ये तो बाहर हो जाएगा 4j कैप, और टी का अगर हम लोग करते हैं तो डी टी अपॉन डी टी क्या होता है, 1 होता है। चलिए, तो 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। अब केवल अगर देखा जाए तो 4 का, अब ये 0 तो ख़त्म हो गया, 4 का 1 में गुणा करें तो 4 हो जाएगा और जे कैप, यानी कि AT। अब वेग में परिवर्तन यानी कि डी वी अपॉन डी टी क्या कहलाएगा, A, और ये हमने T लिख दिया, यानी AT बराबर क्या मिल गया, 4j कैप। तो ये हमारा VT और AT दोनों का हमें मान मिल चुका है। अब यहाँ पे देखिए दूसरे नंबर में क्या कह रहा है। अब क्वेश्चन नंबर बी में कह रहा है कि t बराबर 1.0 सेकेंड पर VT का परिमाण व दिशा ज्ञात करें। यानी कि अब ये हमारा क्या आया है, VT बराबर 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो बोल रहा है कि t के जगह पे आप 1 सेकेंड रख के उसका परिमाण और दिशा दोनों ज्ञात करें। ठीक, तो यहाँ पे देखिए कि हम लिखेंगे बी नंबर में, हमने यहाँ पे डाल दिया बी नंबर, राइट। अब हमने लिखा है कि चूंकि VT बराबर 3i कैप प्लस 4tj कैप। अब t बराबर 1 सेकेंड पर, तो यहाँ पे t है तो यहाँ पर 1 रख देंगे हम लोग, 1 यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी t है ना, तो यहाँ पे भी क्या रख देंगे हम लोग, 1। तो 1 का मतलब 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 ही हो जाएगा, और यहाँ पे तो 3i कैप है ही, तो हमारा v1 बराबर क्या आ गया, 3i कैप प्लस 4j कैप। अब इस वेग का हम लोग पहले परिमाण ज्ञात करेंगे, तो क्या हो जाता है हमारा रूट अंडर v का परिमाण बराबर रूट अंडर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। और जैसा कि आप जानते हैं वेग का इसका सही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो v का परिमाण क्या हो जाएगा, 5 मीटर पर सेकेंड। अब इसकी दिशा अगर ज्ञात करना है तो हमने दिशा के लिए क्या अभी फॉर्मूला निकाला था, थीटा बराबर क्या होता है, तो tan इनवर्स vy अपॉन vx। अगर अब हम लोग इसका तुलना करें, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप कि v बराबर हमने लिखा है vx i कैप प्लस vy j कैप। ठीक, तो हमने बताया था कि थीटा बराबर क्या होता है, tan इनवर्स vy अपॉन vx। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो थोड़ा सा अगर मैं इसका तुलना इस चीज़ से कर रहा हूँ, मैं v1 बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप, तो आप पाएंगे कि ये v जो है इस v के बराबर है और 3 जो है इस vx के बराबर है, और i कैप के जगह पर है। ठीक, फिर प्लस
4 जो है वी वाई के बराबर है और जे कैप तो जे कैप है, यानी कि वी एक्स का मान 3 हो जाएगा और वी वाई का मान 4 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हमने लिख दिया है कि और v बराबर जो है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप है, तो सिंपली वी वाई का मान क्या हो जाएगा 4, तो यहाँ पे 4 रख देंगे और यहाँ पर क्या रख देंगे 3। तो उम्मीद है ये पूरा का पूरा आपको लेक्चर समझ में आया होगा। ठीक, अगर आपको पिछला वीडियो लेक्चर सभी देखना है तो यूट्यूब पे ज़रूर सर्च कीजिए स्ट्रगल स्टडी ठीक एकेडमी, स्ट्रगल स्टडी एकेडमी, या अगर आपको ज़्यादा दिक्कत है तो डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें, क्योंकि मैं वहाँ पर सभी वीडियो का यानी प्लेलिस्ट का लिंक डाल रखा हूँ। राइट, तो आप डिस्क्रिप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक, या पर्सनल आपको यही चैप्टर का वीडियो चाहिए तो आप मोशन इन अ प्लेन बाय मौर्य सर लिख के ज़रूर सर्च मारिए, पूरा का पूरा वीडियो आपको मिल जाएगा।